न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और पीएम मोदी को धामों के कपाट खोलने के मौके पर आने के लिए आमंत्रित किया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ में तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और तीर्थ पुरोहितों ने ऑल वेदर रोड और साथ ही धामों में हुए सौंदर्यकरण के कामों के लिए आभार जताया और कहा कि यात्री सुविधाओं के लिए हो रहे कामों से चारधाम यात्रा की भव्यता बढ़ी है। इस दौरान अनिल बलूनी भी तीर्थ पुरोहितों के साथ में मौजूद थे। पुरोहितों ने कहा कि हमारे आराध्य प्रधानमंत्री मोदी को शक्ति दें ताकि सनातन का ये स्वर्णिम युग आगे भी चलता रहे। तो जल्द ही चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे, जिसको लेकर आमंत्रित किया गया है पीएम मोदी को। और चारों धामों के पुरोहित आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और साथ ही सांसद अनिल बलूनी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में सभी पुरोहितों ने खुशी जाहिर की ऑल वेदर रोड को लेकर और चारों धामों में जो सौंदर्यकरण का काम हो रहा है उसको लेकर, और कहा कि हमारे आराध्य प्रधानमंत्री मोदी को शक्ति दे ताकि ये जो काम है और स्वर्णिम युग सनातन का आगे भी चलता रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मुलाकात के दौरान की, जहां पीएम से मुलाकात कर सभी ने आभार जताया। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं पुरोहितों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए और साथ ही पीएम को आमंत्रित भी किया गया है, और साथ ही क्या कुछ रहा इस मुलाकात के दौरान और कब कपाट खुलेंगे? देखिए, बीजेपी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ में पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है वो चार धाम का है। जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो चार धाम है उत्तराखंड के अंदर, पूरे जो प्रतिनिधि मंडल है चार धाम के तीर्थ पुरोहितों का, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा था। मुलाकात में सबसे पहले जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। जिस तरह से ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी चार धाम है उनको लेकर एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, उस पर पूरा विकास कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में सनातन जो धर्म है उसका लगातार बढ़ावा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की जो आस्था के जो केंद्र हैं उन पर लगातार विकास हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। उसके साथ साथ तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया है कि जब भी चार धाम के कपाट जब खुलते हैं तो प्रधानमंत्री आए और वहां लगातार आके दर्शन और पूजन करें। आपने देखा होगा तमाम जब कई सारे मौकों पर जब ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री लगातार केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव भी रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया पवन आपका। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 10 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से वे 10:45 पर अरेल घाट जाएंगे। अरेल घाट पर नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे और प्रयागराज में संगम पर सुबह 11 बजे पीएम मोदी पवित्र स्नान करेंगे। महाकुंभ मेले में 11 से 11:30 बजे का समय प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित किया गया है। पीएम मोदी का 12:30 बजे प्रयागराज से वापसी का वक्त है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे संगम और संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 फरवरी को एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 10:05 पर बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीपीएस हेलीपैड अरेल आएंगे और वहां से निषाद क्रूज के जरिए वो संगम तट पर आएंगे, जहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी और भूटान नरेश जिम्बे खेसर वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद में गंगा पूजन और आरती भी की। अब लेटे हनुमान मंदिर और साथ ही अक्षयवट जाकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सीएम योगी भूटान नरेश के साथ में लखनऊ से विमान से बमरोली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और सड़क मार्ग से महाकुंभ आए। अरेल घाट से बोट में सवार होकर संगम गए और स्नान किया। इस दौरान भूटान नरेश योगी के साथ में पक्षियों को दाना खिलाते और फोटो खिंचवाते भी नजर आए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें आप देखिए भूटान नरेश के। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अक्षयवट पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किए, साथ ही पक्षियों को दाना भी खिलाया। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूटान नरेश के दौरे की। तो महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए न सिर्फ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बल्कि कई वीवीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं।
तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूटान नरेश की, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में वीवीआईपी घाट पर तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं या जो वीवीआईपी गेस्ट पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज महाकुंभ मेले का 30वां दिन है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। दोपहर 2 बजे तक 61,20,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों और साथ ही 51,20,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 3 फरवरी तक महाकुंभ में 37,54,00,000 लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन के जरिए ली गई ये तस्वीरें हैं और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए और 10 लाख कल्पवासियों ने भी स्नान किया। 51,20,000 श्रद्धालुओं ने दोपहर 2 बजे तक आस्था की डुबकी लगाई है और 3 फरवरी तक महाकुंभ में 37,54,00,000 लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ को लेकर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का बयान आया। उनके मुताबिक कुंभ सिर्फ नदियों का संगम ही नहीं है बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और साथ ही सभ्यता का संगम है। सरकार की तरफ से किया गया ये आयोजन पूरी दुनिया को विभिन्नता में एकता का संदेश दे रहा है। Kumbh is a perfect example for people to show. In fact, it's the ideal thing to show how with differences we can coexist. How so many diverse faith groups and sects can all coexist and respect each other, love each other and pray together. This is a very, very special thing, a message to the world that unity in diversity is practically possible. महाकुंभ में डायल 112 की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में सेवा दे रही है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता अंशिका पाठक ने। किसी भी समस्या में आप सबसे पहले मोबाइल फोन पर 112 डायल करते हैं। आज हम 112 डायल के ही संग्रहालय में मौजूद हैं। आइए आपको इस संग्रहालय के जरिए दिखाते हैं कि कैसे जब आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में 112 दबाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मदद के लिए तैनात रहती हैं। तो शुरुआत देखिए, ये बाइक, पुलिस की ये बाइक जिस पर वो आते हैं नेविगेट करके बाकायदा और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वो तमाम इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर जिनके जरिए वो आपसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। वॉकी टॉकी के साथ ही देखिए ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए वो आपसे कनेक्ट रहते हैं। कैमरा, जीपीएस सब कुछ इसमें लगा रहता है। इस बाइक को देखिए, हालांकि काफी हैवी बाइक है। और सर प्लीज आइए, कुछ बताइए इस बाइक के बारे में। क्या मतलब आप लोग के लिए कितनी कठिनाई होती है इतनी भारी बाइक को चलाने में और नेविगेट कैसे करते हैं आप लोग? नहीं, इसके लिए ड्राइवर रखे गए हैं। उन ड्राइवर जो है चलाते हैं गाड़ी, जो है हम लोग रहते हैं साथ में। तो जैसे गली वली में जाने के लिए बाइक ज्यादा सुटेबल होती है 4 व्हीलर की अपेक्षा। हाँ। अच्छा, तो कैसे नेविगेट किया जाता है? कैसे आप लोग इससे बात करते हुए जाते हैं? कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहते हैं? कंट्रोल रूम से कनेक्ट भी रहता है और हमारे पास जीपीएस भी रहता है। जीपीएस के सहारे जाते हैं और कॉलर से अगर जैसे बात हो गई तो कॉलर से एड्रेस पता लेके तभी हम पहुंचते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जो ये बाइक है इसके जरिए कैसे जो छोटी छोटी गलियां अगर वहां से अगर कोई गुजरता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये खास रहते हैं, खास साबित होते हैं। इसके अलावा और भी देखिए यहाँ संवेदनशीलता के साथ सहायता, यही कोशिश रहती है पुलिस की कि संवेदनशीलता के साथ वो सहायता करे, जिसको डिस्प्ले किया गया है, एक पोस्टर के जरिए बताया गया है कि आखिर प्रायोरिटी क्या रहती है। और तमाम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए भी पुलिस आप तक पहुंचने की कोशिश करती है। महाकुंभ में कैदियों के बनाए सामान की काफी डिमांड बढ़ गई है। बड़ी संख्या में कैदियों के बनाए प्रोडक्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग कैदियों के बनाए खूबसूरत सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं।
वैसे तो कई सारे आकर्षण की चीजें बनी हुई हैं, लेकिन एक खास जगह हम आपको लेकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे हैंडमेड चीजें, हाथों से बनी चीजें आप देखेंगे। और इसे कोई बहुत बड़े कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि जेल में मौजूद जितने भी अपराधी, कैदी जिसे कह सकते हैं आप, वो ये चीजें बनाते हैं। छोटी छोटी चीजें हम आपको दिखाएंगे क्या क्या अब तक बनाई गई हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस बड़े गोभी को, जो कि वहां पर मेहनत से फसल उगाई जाती है। कुछ बात करेंगे कितने केजी का है ये, कितने, कैसे इसको किया जाता है, इतनी मेहनत कैसे होती है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे मेंशन है, ये मिर्जापुर जेल के द्वारा बनाई गई है और ये प्योरली ऑर्गेनिक गोभी है। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं है और जेल के बंदियों द्वारा ही सारा गुड़ाई का, इसको सिंचाई का सारा काम उनके द्वारा ही किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये बंदियों की मेहनत दिख रही है। अच्छा, ये एक तरह से उनको जॉब भी हम कह सकते हैं, एक तरह से अवसर है उनके लिए कि वो कमा सके। बिल्कुल, मिनिमम वेजेस भी उनको दिए जाते हैं, जो हमारे अभी मुख्यालय से जो निर्धारित वेजेस हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उनका वेजेस पर डे का डिफाइंड है 50, 35, 30 ऐसे करके। और हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। कौशल विकास योजना जो गवर्नमेंट की है, उसके माध्यम से विभिन्न सेक्टरों में चलती है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम। 15 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है। वो संस्था वाले आते हैं, ट्रेनिंग दे के जाते हैं, फिर हम उनका प्रोडक्शन करते हैं। आप एक छत के नीचे सारी चीजें देखेंगे और मेहनत कितनी लगती है इसको बनाने में। अमूमन कह सकते हैं पूरा दिन लग जाता होगा, पूरा समय लग जाता होगा कैदियों को जब ये बनाते हैं, ये प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा लिखत पढ़त में होता है। बंदी सुबह आ जाता है अपनी, जब जेल हमारी खुलती है तो सीधा वो फैक्ट्रीज में आता है और जब लंच टाइम तक काम करता है, फिर उसका लंच ब्रेक होता है, फिर लंच करके वो फिर वापस आ जाता है। फिर शाम को वही जब हमारी जेल बंद होने का 50 कहते हैं हमारी घंटी लगती है, वही 5 बजे, जैसे ऑफिशियल नहीं होता था, 1 घंटी बजे उसके बाद सब वापस चले जाते। संगम नगरी में इलाहाबाद म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस म्यूजियम में श्रद्धालुओं के लिए यहां प्राचीन चीजें देखने का मौका है। इलाहाबाद म्यूजियम भी है, जो कि असली में तो चंद्रशेखर पार्क के पास स्थित है, लेकिन उसकी एक छोटी सी झलक आप संगम नगरी में बने इस म्यूजियम में देखेंगे। आइए चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ चीजें हैं, ताकि आप भी देखें इस म्यूजियम को, जिसमें कि पुरानी चीजों को भी दर्शाया गया है। सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। शुरुआत देखिए यहां से, जहां पर गणेश जी की जो सबसे पुरानी मूर्ति है, ये बड़ा गणेश के नाम से जानी जाती है और ये 8वीं शती की है, जिसको यहां पर रखा गया है। एक शिवलिंग को रखा गया है जो कि खो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, उसको भी यहां पर रखा गया है। और जितने भी लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं वो इन चीजों को देखेंगे और इलाहाबाद की खूबसूरती को भी देखेंगे कि आखिर यहां पर कितनी पुरानी चीजें रखी गई हैं। उनके बारे में भी बाकायदा जानकारी एक पैम्पलेट के माध्यम से दी जा रही है और उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और इधर आइए, यहाँ आपको दिखाते हैं उमा महेश्वर, जो कि काफी प्रसिद्ध है, उसकी भी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। देखिए, ये इसलिए म्यूजियम बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप कई सदी पुरानी चीजों को भी देखेंगे। गणेश जी जो कि बड़ौदा का है और उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये 8वीं 9वीं शती का बताया जा रहा है। आप देखिए इसको भी, जिसको प्रदर्शित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे म्यूजियम के बारे में, इस पूरे संग्रहालय के बारे में भी यहाँ पर बाकायदा एक पोस्टर के जरिए बताया गया है कि आखिर यहाँ पर और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। संगम की धरती पर 144 वर्षों के बाद में आयोजित हो रहे पूर्ण महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं इस महाकुंभ में कई ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जो कि अपने अनूठे अंदाज में अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर कर्नाटक से आए नागराज भी अनूठे अंदाज में मेले में जाकर लोगों के बीच में संदेश दे रहे हैं। महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और इस महाकुंभ में सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र 2 ऐसे शब्द हैं जिनकी साधु संतों की ओर से भी लगातार मांग उठाई गई। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कर्नाटक से आए हैं और इनका नाम नागराजा है और ये सनातन बोर्ड और महाकुंभ 144 और इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ ये दिखाएंगे कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन्होंने एक अलग स्टाइल में अपना हेयर कट कर रखा है। और कब से ये हेयर कट इस ढंग से कर रहे हैं, क्या संदेश महाकुंभ की धरती से देना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नागराजा जी, ये बताइए कि आप कर्नाटक, नागराज जी आप कहाँ से आए हैं और किस तरह का संदेश आप यहाँ पर दे रहे हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं सर, सभी अपने आप को हिंदू बन के ताकत दिखाइए
अपने आप में काका सभी लोग चंदन लगाइए, हाँ चंदन लगाइए और सभी लोग ताकत इकट्ठा होके, जैसे यहाँ मेला लगवाए हमारे मोदी जी योगी जी मिलकर के लगवाए हुए हैं, सब लोग यहाँ से प्रण लें कि हम एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही हमारे काका योगी जी का, मोदी जी का नारा है। मोदी जी हमारे तो बोलते हैं एक रहोगे तो देख रहोगे, तो मोदी जी योगी जी हमारे बोलते हैं बंटोगे तो कटोगे। पहले बात तो लड़ो नहीं, और लड़ोगे तो समझ लीजिए काका अपने आप बटोगे, और बटोगे तो कटोगे। अच्छा, ये हेयर कट आपका भी जो है बिल्कुल अलग है, अनूठा है, कब से ऐसे रख रहे हैं? बोले तो हम काकत हैं 2014 से रख रहे हैं सर। हम बोले तो यहाँ पर काकत पहले लिखाते थे योगी मोदी, बीजेपी भी लिखाते थे, जय श्री राम भी लिखाते थे, और प्रोफाइल फिल्म आई थी ना, प्रोफाइल, उसको भी लिखाते थे। मतलब काकत जो अपना हिंदू समाज देख सके, अपना काकत सभी ताकत लगा सके कि बंटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड के वॉर रूम पहुंचे और वहां पर उन्होंने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज से चलाई जा रही नियमित और विशेष गाड़ियों की समीक्षा की। इस दौरान रेल मंत्री ने स्टेशन पर मौजूद सुविधाओं और यात्रियों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की है, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। संगम नगरी में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु दूर दूर से संगम नगरी में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के आने की संख्या कम नहीं हुई है। श्रद्धालुओं ने यहां आकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। डिडवाना से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? नहा लिया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है, नहा लिए। आपको कैसा लग रहा है? कहाँ से आई? मैं राजस्थान डिडवाना से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, नहा के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बिहार के जम्मू जिले चकाई से आया हूँ और हम लोग 3 जने हैं और यहाँ आकर डुबकी लगाकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसा हम समझते हैं कि 144 साल के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया, ऐसा समय आया कि यहाँ पे करोड़ों लोग यहाँ पे आके डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ की सरकार योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ में भी इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने करवाई है। अच्छा, कितना टाइम लगा लिया आपने यहाँ डुबकी लगा लिया? हमको 4 दिन हो चुके हैं, 1 हफ्ता और रहेंगे यहाँ पे। और मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी करोड़ों की जनसंख्या आने के बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर भी आप कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा आपको। और योगी जी बोल रहे थे कि मौनी अमावस्या को 5 से 7 करोड़ आएंगे, कम से कम 15 करोड़ की जहाँ जनसंख्या आई हुई थी। और इतनी 8 करोड़, मैं कहता हूँ 10-15 करोड़ जनसंख्या आई है मौनी अमावस्या पे। और इतनी भीड़ के बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था मैं कहीं भी नहीं देखी। और मैं बोलूंगा कि हर सनातनी को, 150 करोड़ सनातनी है जितने भी है, भारत की जनसंख्या, हर व्यक्ति को इस शुभ अवसर का जो लाभ उठाना चाहिए, जो 144 वर्षों के बाद आया है। मैं तो बोलूंगा कि जितने भी न्यूज़ 18 के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि जितने भी दर्शक हैं जो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षा, ऐसा मैं सुरक्षा देखा नहीं कभी। कहाँ से आए हो? हम उड़ीसा से, जगन्नाथ धाम से आए। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में और कैसा व्यवस्था लगा आपको? हमको 2-3 दिन लग गया यहाँ पे, सब व्यवस्था अच्छा लगा। अच्छा, आप हाँ, ठीक है। आप भजन, आप कुछ कीर्तन गाने वाली थी, कुछ गाइए। मैम, हमें तो बहुत अच्छा लगा। कल से हम लोग को सारा सुविधा हमें मिला, नहाने की भी, कपड़ा चेंज करने की भी जगह मिला, अच्छा से फ्री में खाना मिला। अभी हम पूरा दिन फ्री में ही खाना किया। और